अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर, आपका दोस्त मोहम्मद अंस नज़र। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी रियल नंबर की। इस वीडियो के अंदर हम उन प्रॉपर्टीज़ की कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमें प्रूव करना है कि अगर ए को किसी भी नंबर से मतलब ए को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे ए कोई भी नंबर हो सकता है, तो आंसर हमें 0 मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मैं सपोज करता हूँ ए को 0 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिलेगा वो मुझे नहीं पता। तो मैं सपोज करता हूँ इसका आंसर आ रहा है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1। 0 को मैं 1 प्लस -1 लिख सकता हूँ बिकॉज 1 एंड -1 आर एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। दोनों को सॉल्व करने से, दोनों को ऐड करने से मुझे 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई है एडिटिव इन्वर्स, या अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाऊँ तो जैसे एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट मैं ए को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय -1। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन a मल्टीप्लाई बाय 1 a होता है बिकॉज 1 इज एन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्लस माइनस माइनस होता है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ, या इसको मैं प्लस a मल्टीप्लाई बाय 1 को फिर से माइनस से लिख सकता हूँ, माइनस वैसे का वैसे ही है a मल्टीप्लाई बाय 1 a। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज किया कि मान अगर किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो वो एलिमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है ये। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब चूंकि ए और माइनस है दोनों एक दूसरे के आइडेंटिटी इन्वर्सेस हैं, तो ऐड करने से आंसर मुझे 0 मिलेगा। यहाँ पे मैंने एडिटिव इन्वर्सेस की प्रॉपर्टी लगाई है। तो इसका मतलब है यहाँ से मुझे ये पता चला कि ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में 0 मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें ये कहता है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर 0 है, तो दोनों में से कोई एक लाजमी 0 होगा। इसका मतलब होता है और या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा, यानी कि दोनों नॉन जीरो नहीं हो सकते। तो मैं सपोज करता हूँ एक नॉन जीरो है, तो चेक करेंगे क्या दूसरा भी नॉन जीरो है। तो इसके प्रूफ में मैं लेट करता हूँ ए जो है वो नॉन जीरो है। अगर बी 0 आ गया फिर तो हमारा काम आसान हो गया, बट अगर बी भी 0 ना आया, इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो अब चूंकि ए नॉन जीरो है और हर नॉन जीरो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है ए बी इज इक्वल टू 0। मैं दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए बी, दिस इज इक्वल टू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय 0। दिस इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में पढ़ी। अब मुझे ये बताया कि मैं यहाँ से ब्रैकेट्स को चेंज कर सकता हूँ। मैं ए इनवर्स ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू दिस इज 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रूव किया किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर 0 आता है। और मैंने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ए इनवर्स और ए क्योंकि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करने से मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 मल्टीप्लाई बाय बी, दिस इज इक्वल टू 0। और मुझे ये पता चला यहाँ से कि बी और 1 चूंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उससे अगर मैं किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1 को तो लाइव हो जाएगा,
1 गायब हो गया और मुझे मिला b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगर a नॉन जीरो होगा तो b को लाजमी तौर पर 0 होना पड़ेगा। सिमिलरली आप लोग ये लेके चल सकते हो कि b नॉन जीरो है। अगर b नॉन जीरो होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, आप उसके इन्वर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेम सिनेरियो यूज करते हुए हमें मिलेगा a की वैल्यू 0 की जाएगी। तो अगर एक नॉन जीरो है तो दूसरे को लाजमी तौर पर 0 होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल 5 है, स्टेटमेंट है इसकी, फॉर रियल नंबर्स a एंड b शो द फॉलोइंग बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज यूज्ड। ओके, हमें ये चीज प्रूव करनी है और साथ साथ प्रॉपर्टीज भी बतानी है कि हम कौन कौन से प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को लेकर चल रहा हूँ। तो पहले मैं ये वाली इक्वालिटी प्रूव करूंगा, फिर मैं ये वाली इक्वालिटी प्रूव करूंगा। तो पहले मैं लेके चलता हूँ, मैंने प्रूव करना है माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू माइनस ए। ये मैंने प्रूव कर दिया। मैं सपोज करता हूँ मुझे नहीं पता कि इसका आंसर माइनस ए है, तो मैं चेक करता हूँ कि माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए बी, इसका क्या आंसर आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं इसके अंदर से बी कॉमन ले सकता हूँ, ये बन गया माइनस ए प्लस ए, दिस इज ए और बी मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब मुझे ये पता है माइनस ए और प्लस ए चूंकि दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं, दोनों को ऐड करने से हमको 0 मिलेगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय बी, माइनस ए प्लस ए की जगह पे 0 आ गया। तो ये मैंने एडिटिव इनवर्सेस की प्रॉपर्टी लगाई है। और मुझे ये पता है कि अगर मैं 0 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर तो 0 है, तो 0। तो यहाँ से मुझे ये पता चला जो माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी है, विच इज सॉरी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है प्लस ए बी है, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर ये 0 है, मैं दोनों तरफ माइनस ए बी ऐड कर देता हूँ, यानी कि माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए बी में मैंने ऐड कर दिया माइनस ए बी और 0 में भी ऐड कर दिया माइनस ए बी, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव लॉ। अब मुझे ये पता है मैं इन दोनों की ब्रैकेट चेंज कर सकता हूँ, यानी कि इन दोनों को पहले ऐड कर लूँ या इन दोनों को पहले ऐड कर लूँ, इट डजंट मैटर। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए बी प्लस माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए बी। यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव लॉ लगाया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मुझे ये बताया ए बी और माइनस ए बी तो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, तो इनकी जगह मैं 0 लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए बी, मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, दिस इज एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे भी 0 ऐड हो रहा है और यहाँ पे भी 0 ऐड हो रहा है, तो 0 ऐड होने का मतलब है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट या 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पे मैंने
एडिटिव इनवर्स यूज किया। तो प्रूफ जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल गया, दिस इज प्रूफ। यही प्रूफ करना था ना हमें यहाँ पे ये अभी हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को चेक किया। अब सेकंड वाली पे लेके चलते हैं। मैं इसको दे देता हूँ, इसका सपोज इसका नाम है जी दिस इज इक्वेशन 1। ओके, आई नीड दिस स्पेस। तो मैं यहाँ पे अपनी जांच दिखाने के लिए इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करनी है और इक्वेशन 1 की मेरे पास -a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू -a। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, नाउ अब मैं चेक करता हूँ कि a मल्टीप्लाई बाय -b को किसके इक्वल है, यानी कि इसमें अगर a b ऐड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है। इसमें से मैं a कॉमन ले सकता हूँ, दिस इज -b प्लस b, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर -b प्लस b दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं, ऐड करने से 0 हो जाएगा, दिस इज एडिटिव इनवर्स। सेम प्रॉपर्टीज आ रही हैं। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर 0 है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय -b को a b में ऐड करूँ तो आंसर मुझे मिलता है 0। ओके, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मुझे ये बताया। ओके, मैं ना दोनों तरफ -a b ऐड करता हूँ, जैसे पहले किया a मल्टीप्लाई बाय -b प्लस a b, फिर मैं ऐड कर रहा हूँ -a b और 0 में भी ऐड कर रहा हूँ -a b। दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में साथ नहीं लिख रहा बिकॉज मेरे पास स्पेस कम है। ओके, अब मैं इन दोनों के ऊपर फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स चेंज कर रहा हूँ, a मल्टीप्लाई बाय -b और ब्रैकेट साथ में इन दोनों के ऊपर ab प्लस -ab और ये 0 प्लस -ab ऐसे ही है। यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की। अब ए बी और -ab चुके एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं, इनका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज की है एडिटिव इनवर्स। 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड कर दो, आंसर मिलेगा सेम एलिमेंट, 0 खुद गायब हो जाएगा। तो यहाँ से मिला a इक्वल -b इज इक्वल टू -a। यहाँ पे मैंने एडिटिव आइडेंटिटी यूज की है। ओके, वी कैन से दिस इज इक्वल टू। ओके, अब मैं 1 और 2 को मर्ज करने लगा, तो फ्रॉम 1 एंड 2 जो -a मल्टीप्लाई बाय b है, क्योंकि दोनों के राइट साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। ये दोनों इक्वल होगा a मल्टीप्लाई बाय -b के, और ये दोनों किसके इक्वल है, ये दोनों -ab के इक्वल है। एंड प्रूव, हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास -a मल्टीप्लाई बाय -b, ये किसके इक्वल है, यानी कि सेकंड पार्ट में मुझे प्रूव करना है -a -b किसके इक्वल है। मुझे ये बताए, मैं ना चेक करता हूँ पहले कि -a -b प्लस -a ये किसके इक्वल है। तो मुझे ये पता है, अभी मैंने ऊपर वाले पार्ट से प्रूव किया है कि -ab को मैं -a मल्टीप्लाई बाय b लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यही करने जा रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -a -b एज इट इज
प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब दोनों में से माइनस ए कॉमन आ रहा है, माइनस ए कॉमन, यहाँ से बचा मेरे पास माइनस बी प्लस बी। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, फर्दर माइनस बी और प्लस बी दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, तो दोनों को ऐड करने से मुझे आंसर मिलेगा 0। ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। और मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मुझे 0 ही मिलेगा। ओके, तो मैं इस बात को दोबारा लिखूंगा, यानी कि मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी प्लस माइनस ए बी, इसका जो आंसर है ये 0 है। मैं दोनों तरफ ए बी ऐड कर देता हूँ, दोनों तरफ अगर ए बी ऐड करूँ जो बनेगा माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस ए बी, इसमें भी मैंने ए बी ऐड कर दिया, इसमें भी मैंने ऐड कर दिया ए बी, और 0 में भी ऐड कर दिया ए। दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी या एक्टिव प्रॉपर्टी। मैं ब्रैकेट चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी प्लस डेफिनेटली माइनस ए बी प्लस ए बी, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस ए बी। यहाँ पर मैंने एसोसिएटिव लॉ लगाया है, जगह कम है मेरे पास। माइनस ए बी और प्लस ए बी 0 होते हैं, मैं इनकी जगह पे 0 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0 प्लस ए बी। दिस इज एडिटिव इनवर्सेस, एडिटिव इनवर्स। फिर 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी रह गया, यहाँ पे खाली ए बी रह गया। दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमें वो चीज मिल गई जो हमने प्रूव करनी थी, यानी कि ये वाली चीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, इसके लिए मैं आपको सेपरेटली बता देता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है वो लिखना। हमें प्रूव करना है कि अगर ए और बी इक्वल हो सी ओवर डी के, तो लाजमी तौर पर ए डी भी इक्वल होगा बी सी के। तो मैं ये बात यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमें प्रूव करना है पहले पार्ट में ए और बी इक्वल हो सी ओवर डी के, इफ एंड ओनली इफ का मतलब भी बताता हूँ, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि अगर एक बार ठीक है तो दूसरी भी लाजमी ठीक होगी, और दूसरी बार ठीक है तो पहली को भी लाजमी ठीक होना चाहिए। यानी कि पहली बार मेरे पास इस टाइम ये वाली है और दूसरी बार इस टाइम मेरे पास ये वाली है, तो मुझे दोनों बेस से प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं पहले लेट कर लेता हूँ, जो ये वाली बात लिखी हुई ये ठीक है, ए और बी बराबर है सी ओवर डी। तो मैं दोनों तरफ बी डी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बी डी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय बी डी इज इक्वल टू सी ओवर डी मल्टीप्लाई बाय बी डी। मैं इसको लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी मल्टीप्लाई बाय बी, ब्रैकेट चेंज कर दिए, मतलब दिस इज एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लाई बाय डी। सेम केस यहाँ पे लिख सकता हूँ सी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डी, एंड बी डी के जो बजाय मैं इसको डी भी लिख रहा हूँ, डी बी
दिस इज सो कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ, जब हम एलिमेंट्स की जगह आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो a इंटू वन बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई वन बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी, यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई बी। ओके, तो अब मुझे ये बताया कि जो ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमें 1 मिलता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई b। तो दिस इज a b इज इक्वल टू c b। अभी तक प्रूव नहीं हुआ। सी बी की जगह मैं बी सी लिख सकता हूँ बाई यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब प्रूव हो गया कि अगर ये वाली बात ठीक है तो ये वाली बात को लाजमी तौर पर ठीक होना चाहिए। ओके, अब अदर वे राउंड करेंगे। इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो आई एम गोना डिलीट इट। Okay, on contrary or on contrary, this is not true, this is not contradiction. Okay, now suppose हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी और बी सी दोनों सेम है। अब मुझे प्रूव करना है कि ए और बी और सी और डी भी दोनों इक्वल होंगे। तो मैं दोनों तरफ बी डी से डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि 1 ओवर बी डी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये बचेगा ए बी मल्टीप्लाई बाई 1 बाई बी डी इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बाई 1 बाई बी डी। दिस इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन लॉ। मैं यहाँ से ए डी की जगह आपस में चेंज कर सकता हूँ और बी डी की जगह भी आपस में चेंज कर सकता हूँ यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो दिस इज डी ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर डी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी जगह सी बी लिख सकता हूँ, सी बी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बी डी। ओके, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ डी इंटू ए, ये शुड नॉट बी डी ए, ये डी ए नहीं होना चाहिए था, इसको डी ई रहना चाहिए था। ये डी ए नहीं है बल्कि ये ए डी ही है। ओके, डी मल्टीप्लाई बाय ए नहीं बल्कि अब आएगा यहाँ से ए मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, नाउ दिस इज ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय 1 बाई डी और 1 बाई बी एज इट इज है, सी मल्टीप्लाई बाय बी इंटू 1 बाई बी इंटू 1 बाई डी। क्योंकि जो ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, तो मैं इनकी जगह 1 1 लगा सकता हूँ बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और सिंपली जब C1 से मल्टीप्लाई होगा या A1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज A ओवर B एंड दिस इज C ओवर D। तो एंड प्रूफ, यहाँ से मुझे प्रूफ मिल जाता है। सेकेंड थिंग मुझे ये मिलती है, अगर मैं क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे जाऊँ, 1 ओवर B 1 ओवर A मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर B इज इक्वल टू 1 ओवर AB, मुझे ये प्रूफ करना है। यानी कि सेकेंड थिंग है मेरे पास, सेकेंड थिंग इज 1 ओवर A मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर B इज इक्वल टू 1 ओवर A। तो मैं चेक करता हूँ पहले कि 1 ओवर A को 1 ओवर A मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर B को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ AB के साथ तो आंसर क्या आता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर A मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर B मल्टीप्लाई बाय BA यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। फिर मैं ब्रैकेट चेंज कर सकता हूँ 1 ओवर A मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर B मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय A यूजिंग
एसोसिएटिव लॉ, देन मैं इसको लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 1 over a मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 8 बिकॉज योर 1 और b दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस इज 1 बाय a मल्टीप्लाई बाय 8। और चूंकि a और 1 over b एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं तो इनका आंसर भी सेम है। तो मुझे ये पता चला अगर मैं 1 over a मल्टीप्लाई बाय 1 over b को मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ तो आंसर आता है 1। तो 1 over a b इंटू 1 over a इंटू 1 over b का जो इनवर्स है यानी कि 1 over a मल्टीप्लाई बाय 1 over b जो है वो इक्वल है a b के इनवर्स के। और a b के इनवर्स को हम 1 over a b में लिख सकते हैं 1 over a b, हेंस प्रूफ। इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं थी। ओके, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट है जी, हमें कहता है a over b मल्टीप्लाई बाय c over d इज इक्वल्स टू ac over bd। तो अगर मैं लेफ्ट साइड को चूज करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास a over b मल्टीप्लाई बाय c over d। तो डिवीजन की डेफिनेशन मुझे ये कहती है, मैं a over b को लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाय 1 over b और c over d को लिख सकता हूँ c मल्टीप्लाई बाय 1 over d। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ये जो दो मेंबर्स दरमियान वाले दो मेंबर्स हैं इनके ऊपर कॉम्यूटेटिव लॉ लगाने लगा हूँ। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय 1 over b मल्टीप्लाई बाय 1 over d। और चूंकि मैं एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकता हूँ, मैं ब्रैकेट्स कहीं पर भी लगा सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ a डॉट c के ऊपर और एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ 1 over b डॉट 1 over d के ऊपर। ओके, फर्दर जो a डॉट c है इसको मैं सिंपली ac लिख सकता हूँ और 1 over b डॉट 1 over d है इसको सिंपली 1 over bd लिख सकता हूँ बिकॉज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। अब ac को ऊपर 1 डॉट मतलब मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो ये बनेगा सिंपली ac ओवर bd जो कि हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म में थी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट a ओवर b इज इक्वल्स टू ka ओवर kb वेयर k इज नॉट 0। तो हम k से किसी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, k कोई नंबर है नॉन जीरो, इसे बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसके लिए क्या है, सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं, फिर से मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, पहले मुझे प्रूव करना है फोर्थ पार्ट में कि a ओवर b इज इक्वल्स टू ka ओवर kb और यहाँ पे k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास a ओवर b, मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ सिंपली बिकॉज 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अगर मैं इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब a ओवर b मल्टीप्लाई बाय 1 को मैं लिख सकता हूँ k मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर k, और k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 होती तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करता और हम 1 की जगह पे k मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर k ना लिख सकते। ओके, डिवीजन की डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ a ओवर b, तो वैसे का वैसे ही है, k मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर k को मैं k ओवर k लिख सकता हूँ। अब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सिंपली न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ka डिवाइडेड बाय kb और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे जो हमें प्रूव करनी है। याद रखें a को मैंने ka लिखा है यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ और b को मैंने kb लिखा है अगेन यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। तो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है a ओवर b डिवाइडेड बाय c ओवर d इज इक्वल्स टू ab ओवर bc। तो इसके लिए फिफ्थ क्वेश्चन सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, a ओवर b डिवाइडेड बाय c ओवर d दिस इज इक्वल्स टू ab ओवर bc।
अगेन मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड चूज कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मुझे ये कहती है a/b डिवाइडेड बाय c/d। तो मैं यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाने लगा हूँ। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब है मैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से ऊपर नीचे दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे bd से मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और bd से मैंने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे ये पता है ये b या मैं जो मेरे पास डिवीजन का रूल है, डिवीजन की डेफिनेशन है, उसको यूज करते हुए मैं लिख सकता हूँ bd मल्टीप्लाई बाय 1/b इंटू a ओवर bd मल्टीप्लाई बाय 1/d इंटू c। अब ऊपर वाले पोर्शन पे अगर मैं कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इकट्ठे लगा लूँ तो ये वाला b और ये वाला b आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ba और सिमिलरली ये 1/d और ये वाला d एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा b मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय c। 1 चाहे मैं लिखूं चाहे ना लिखूं इट डजंट मैटर। ऊपर da की जगह ad लिख सकता हूँ यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ और नीचे तो सिंपली bc लिखा हुआ है। तो ये वही चीज है जो हमें प्रूव करनी थी। दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल 7 है कि क्या ये जो सेट 1 -1 है ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करता हूँ। तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसके अंदर। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने का मतलब ये है मैं इसके अंदर से कोई से दो एलिमेंट चूज करूँ, आंसर हमेशा ऐड करने से जो भी आए वो सेट के अंदर रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सपोज मैं कौन कौन से दो एलिमेंट चूज कर सकता हूँ। मैं 1 के साथ 1 को चूज कर सकता हूँ, मैं 1 के साथ -1 को चूज कर सकता हूँ, मैं -1 के साथ 1 को चूज कर सकता हूँ और मैं -1 के साथ -1 को चूज कर सकता हूँ। यानी कि इस 1 के साथ पहले दोनों एलिमेंट्स, फिर इस -1 के साथ ये दोनों एलिमेंट्स। तो मुझे क्या करना है, इनको ऐड, इसको भी ऐड करना है, इन दोनों को भी मुझे ऐड करना है, मुझे इन दोनों को भी ऐड करना है और मुझे इन दोनों को भी ऐड करना है। अगर एक आंसर भी सेट के अंदर ना हुआ तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये जो हमारा सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड नहीं है। तो ये आंसर आता है 2, डेफिनेटली दिस इज नॉट इन द सेट। ये आंसर आता है 0, दिस इज आल्सो नॉट इन द सेट। ये आंसर आता है 0, दिस इज आल्सो नॉट इन द सेट। इसका आंसर आता है -2 एंड दिस इज अगेन नॉट इन द सेट। तो ये तो मैंने कहा था अगर एक एलिमेंट भी सेट से बाहर हुआ, एक आंसर भी सेट से बाहर हुआ तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करता ये वाला सेट। ये तो सारे के सारे सेट से बाहर है, तो इसका मतलब है इस सेट के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करती। दूसरी चीज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्या इस सेट के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिर से वैसे ही 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 के साथ 1, 1 के साथ -1, -1 के साथ 1 और -1 के साथ -1। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आता है 1, इसका आंसर आता है -1, इसका आंसर आता है -1 और इसका आंसर आता है +1। तो अब ये जो चारों मेरे पास आंसर आए हैं उसमें ये वाला आंसर भी सेट के अंदर मौजूद है, ये लिखा हुआ है -1, फिर से ये लिखा हुआ है -1 सेम 1 सेम। तो इसके चारों आंसर सेट के अंदर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन में ये लिखता हूँ कि ये जो सेट है द सेट 1 -1 possesses क्लोजर प्रॉपर्टी
ताकि यहाँ लिख रहा हूँ with respect to multiplication but does not possess with respect to does not possess Floyer property with respect to addition. So this is the conclusion and this is the final answer. ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई एम्बिग्विटी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।